हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू एस्ट्रो आरएम फिजिक्स। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर कैसे लेके आए। ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है ना, बहुत ही इजी है। अगर हम स्ट्रेटेजिकली पेपर को देखें और सिलेबस को देखें और हम अच्छी सी अभी से लेके अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली 95 क्या 100% फिजिक्स में ला सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा लोगों के कम स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ही कम आ रहे। क्यों आते होंगे पता है? देखता हूँ लास्ट पिछले 2 साल में मैं देख रहा हूँ कि अब वो 60 70 लास्ट ईयर 26 में अभी तो जो पेपर हुआ है हमारा मतलब फेब में, उसमें तो 50% मार्क्स भी नहीं लेके आए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 50 से कम है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं। तो अगर आप स्ट्रैटेजिकली आप उसको हैंडल करते हो पेपर को, या अभी से आप उसको टाइम देना शुरू करते हो, तो डेफिनेटली आपको 95 क्या 100% मार्क्स लाने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। इस वीडियो में आज हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी से अपना स्टडी प्लान बनाते हो या उसी मेथड को फॉलो करके चलते हो तो डेफिनेटली आपको 95 या 100% आते हैं। बच्चों, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स है, मतलब अगर आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, अगर ये आपने आपका अप्रोच अगर ठीक किया तो डेफिनेटली आपको मार्क्स आप अच्छा कर पाओगे। मतलब 95 क्या 100% ही लेके आओगे यार, उस इतना बड़ा बात नहीं है इसकी। तो आप देखते हैं कि हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे करना है। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट में हमने हर एक इंस्टेंट पे हमने एक एक अच्छे से प्रिपेयर करके आए। मतलब एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, कैसे क्या करने से आपका स्कोर बूस्ट हो जाए, ये सब स्ट्रेटजीज हमने इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको देखना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कि काम क्यों नहीं करता। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 95 प्लस मार्क्स लेके आने का, ये हमारा मेन टारगेट है। तो 95 कैसे आ जाए? 95 को हमें स्प्लिट करना होगा, मतलब हमारे पेपर पैटर्न को देखना होगा। हमारा पेपर पैटर्न कैसा होता है? 70 मार्क्स थ्योरी का होता है और 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल्स के आते हैं। मतलब 30 एंड हमें टारगेट करना है 30 प्लस 65 प्लस। यही फार्मूला हमें अप्लाई करना है, 30 प्लस 65। 30 मार्क्स क्या होंगे? मतलब 30 मार्क्स को ये प्रैक्टिकल्स के होंगे जो कि आपको आपके कॉलेज से मिलते हैं, और ये 30 में से आउट ऑफ 30 आपके कॉलेज वाले तो देते ही है। अगर 30 नहीं दिए, एक्सेप्शन अगर केस है, तो मैक्सिमम ये देते हैं 29 और 28। इससे कम एक्सपेक्ट नहीं होता है, इससे कम मार्क्स नहीं आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, पकड़ के चलते हैं 30 या 29 तक। ठीक है, 30 पकड़ते हैं। और अभी हमें काम किस पे करना है? इस 65 मार्क्स पे काम करना है आउट ऑफ 70। बच्चों, ये 70 मार्क्स सही नहीं है, ये एक्चुअली मार्क्स है आपके 98 आउट ऑफ आपको लेने हैं 65। मतलब आप मिस्टेक, आपके लिए चॉइस है 33 मार्क्स की। आउट ऑफ 98 आप 33 मार्क्स के छोड़ भी सकते हो, मतलब आपको कुछ वो 33 मार्क्स का छोड़ के 65 लेना है। अगर आप समझोगे तो अगर इससे भी आप करोगे, मतलब आउट ऑफ 98 से आप 33 अगर स्किप किए तो क्या 65 नहीं आता? नहीं है। अगर नहीं आता है तो भाई स्टडी करने का मतलब ही क्या है? तो इसके तो आपके 2 साल क्या, आपकी अभी तक की स्टडी पूरी वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी, जितना भी आप ये कर रहे हो। तो आउट ऑफ 98 से आपको बस 65 लेना है। तो उसका भी हम देखेंगे कि उसको कैसे ब्रेक करते हैं, सेक्शन वाइज हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको आपका पेपर पैटर्न समझना होगा। पेपर पैटर्न अगर आप समझोगे तभी तो आप उसको डील कर पाओगे। अगर पेपर पैटर्न ही आपको पता नहीं है तो क्या खाक आप उसको डील करोगे? तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन पैटर्न कैसे होता है। तो हमारा जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ये 4 सेक्शन है। पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, तो ये 4 सेक्शन है। सो सेक्शन ए में हमें क्या होता है कि एक तो एमसीक्यूज होते हैं, वो 10 मार्क्स के लिए, विच इज 10 एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो हमें वेरी शॉर्ट, मतलब एक लाइन में या एक वर्ड में आपको आंसर देना होता है। वो जो है आपके पास है 8 है, मतलब ये 10 और 8 ऐसे मिला के आपका सेक्शन ए जो बनता है वो 18 मार्क्स का बनता है। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क, राइट। तो आपको क्या करना है कि मतलब
एक एक करो, वेरी शॉर्ट, उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करो, टिक करो, क्वेश्चन रीड करो, टिक करो। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। ओके, तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 12। आउट ऑफ 12 में से आपको बस 8 ही सॉल्व करना है, 4 छोड़ देना है, ठीक है। और इस सेक्शन को मार्क्स है लगभग 16 मार्क्स, लगभग क्या 16 ही मार्क्स मिले। ईच क्वेश्चन को मार्क्स मिलेंगे आपको 2 मार्क्स, ईच करेक्ट क्वेश्चन को, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है यहाँ पे ऑब्वियसली। तो सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है इस पिक्चर का। कैसे? सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट आंसर ही तो है, बट यहाँ पे क्या है 15 से लेके 26 तक। यहाँ पे भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 12, इसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं बस 8, और ये 8 सॉल्व करने से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 24 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है ईच क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन को 3 मार्क्स, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो ये सेक्शन आपका गेम चेंजर होने वाला है। तो जितना ज्यादा फोकस आप सेक्शन सी में करोगे उतना ही ज्यादा आप स्कोर बूस्ट होगा आपका मार्क्स बोर्ड में। तो उसके बाद हम चलते हैं कि सेक्शन डी, वहां पे क्या होता है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये आपके पेपर का लास्ट सेक्शन होने वाला है, और ये जो स्टार्ट होता है 27 एंड 31। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन से 5, और उसमें से सॉल्व करना है बस 3 ही सॉल्व करने हैं बेटा, 3 ही सॉल्व करने हैं, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ही नहीं है। और ईच क्वेश्चन को मार्क्स से 4, और ये आपका सेक्शन बन रहा है 12 मार्क्स के लिए। ऐसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ 70। बट ये 70 कितने से है कि कितने रहे हो? 98 मार्क्स में से आपको 70 कंपलसरी है, और विथ ऑप्शन आपको आ जाएगा 98 का क्वेश्चन पेपर आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं कि किस किस चैप्टर को आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर कुछ चैप्टर को आप ज्यादा टाइम दोगे तो इजीली आपको 50% तो वहीं से कवर हो जाएगा, फिर बाकी कुछ इसमें से लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं कि रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसके बाद केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, ईएमआई, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब अगर आप इसको कवर करते हो तो आपका स्कोर इजीली बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जैसे कि हम देखते हैं कि ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है कि आपको, ये तो इजी है, ये तो आप आराम से कर पाओगे, उसके डेरिवेशंस भी इजी है, तो कुछ उतना ये नहीं है, मेहनत नहीं लेनी पड़ती है। बट ये आपको इस पर थोड़ा सा ज्यादा अगर आप मेहनत करोगे, स्ट्रेटेजिकली मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है 65 क्या है, ये नए 70 भी हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता ये बच्चे क्यों, मतलब ये 45, 50, 55, 60 पे अटक जाते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। इतना कहाँ पे होता है? इतने कैसे मिस्टेक्स हो सकते हैं? इसके लिए आपके पास सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियोस देखते हो तो आप उन बच्चों के साथ शेयर करो जो इस मतलब बोर्ड्स अभी 2027 का अभी एग्जाम लिखने वाले हैं, तो उनके साथ शेयर करो। ये अच्छी वाली स्ट्रैटेजी हम वहां पर उनको दे देंगे। यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, और ये अच्छे से हम उसको करेंगे। अभी उसके बाद हम इसेंशियल स्टडी सोर्सेस क्या होने चाहिए। बेटा आपको तो फर्स्ट, पहले तो आपको क्या करना चाहिए? स्टेट बोर्ड ही लेना। स्टेट बोर्ड से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन क्या क्या, पीवाईक्यूज देखने हैं आपको, पीवाईक्यूज देखने हैं लास्ट 5 ईयर के। पीवाईक्यूज हमें क्यों देखने हैं? क्योंकि हमारा बस बुक फॉलो करने से या स्टडी करने से कुछ नहीं होगा। हमारा पेपर, मतलब हमारा पेपर किस टाइप का निकल रहा है, क्वेश्चन सेटर हमारे किस टाइप से, किस माइंडसेट से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको उसके बाद जो है वो लॉगरिथमिक टेबल, आपको कैलकुलेशन करते वक्त लॉग टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे हम जैसे प्रिपेयर करते 11th और 12th में कैलकुलेशन हम शॉर्टकट्स यूज करते, बट बोर्ड्स में हमें शॉर्टकट्स लिखने नहीं है। बोर्ड्स में जितनी भी उसकी लेंदी प्रोसेस हो सकती है वो करो, और वहां पे लिखो जो भी या आपको डेटा है, कैसे आपने एडिशन किया, लॉग का जितना भी किया। अगर लॉग आपको नहीं आता है तो आप लॉग सीख के जाओ, और वहां पे कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, वो सब आपको चीजें लॉगरिथमिक की पता होनी चाहिए, और आपको वहां पे लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चल भाई, चल क्यों नहीं रहा है, इसको भी मजा आ रहा है। 3 पिलर्स ऑफ फिजिक्स 95। अभी हमें तो फोकस करना है 65, 30 तो हमारे फिक्स हो गए प्रैक्टिकल्स में। अभी 65 को अगर ऑब्वियसली
ये क्या फार्मूला है, 30 प्लस 65 प्लस, ये फॉर्मूला है, तभी ये 95 होगा, राइट, तभी ये 95 प्लस होगा। तो 30 तो हमने इस पे तो काम कर लिया है 30 पे, अभी हमें क्या करना है 65 पे ही फोकस करना है। अगर आप देखोगे आपके पेपर में डेरिवेशंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे एंड उसी में डायग्राम्स भी होंगे, तो इनको बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है। मतलब फर्स्ट डेरिवेशन कैसे करनी है, जो भी आपका मतलब ये स्टेट बोर्ड का आपका बुक है, उसको जितने भी उसके स्टैंडर्ड डेरिवेशन है तो उन सब की लिस्ट आउट बनाओ, सब जितने भी चैप्टर वाइज बनाओ, कितने डेरिवेशन है सब वहां पे लिख डालो, और वहां पे जो है क्लियरली लिखना चाहिए, मतलब स्टेट इनिशियल एजम्पशंस क्लियरली एंड आउटलाइन स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल लॉजिक विदाउट स्किपिंग स्टेप्स। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हम एजम्पशन ले रहे हैं वहां पे अच्छे से मेंशन करना है विथ वर्ड, जैसे कि हमें मतलब पता होता है बट हम जैसे ही नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम वहां पे लिखते नहीं है, जस्ट हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं और क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखते हैं। बट बोर्ड में ऐसा करना नहीं है, आप जो भी एजम्पशन ले रहे हो, जो भी क्या कुछ ले रहे हो, उसकी हेडिंग लिखनी है और उसके बाद वो फार्मूला लिखना है, और उसके बाद जैसे जैसे आपने उस फार्मूले में जो भी टर्म्स इंट्रोड्यूस किए वो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना है, और मैथमेटिक्स भी आपको, कैलकुलेशन भी स्टेप बाय स्टेप आपको करने हैं। किसी भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है, स्किप करना नहीं है, स्किप करोगे तो आपके मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे, तो इसलिए स्किप करना नहीं है। सेकंड आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल का जो वेटेज है वो आपके पेपर का 30% वेटेज है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आपको इसको तो हैंडल करना ही होगा। और मैं बताता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, मतलब कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स कवर कर पाओगे न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि फॉर्मूला लिखना है, जो भी है गिवन डेटा पहले लिखना है, जो भी फाइंड आउट करना है वो लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, लॉग का कैलकुलेशन लिखना है एंड फाइनल यूनिट लिखना है। ये 4-5 यूनिट, 1 2 3 4 5, ये 5 जो आपके स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स आपको कंपलसरी आपके न्यूमेरिकल्स में होने चाहिए। फर्स्ट क्या लिखना चाहिए, गिवन डेटा, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस में जो उन्होंने दिया है वो गिवन डेटा को लिखना है। उसके बाद क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में तो वो लिखना है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो लिखना है, और फॉर्मूला लिखने के बाद हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन लिखने हैं। हमें लॉग टेबल है, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, वहां पे होता भी नहीं है। और फाइनल यूनिट्स जो भी आपके आए, जो भी फाइनल आंसर है विथ प्रॉपर यूनिट लिखना है, ठीक है। तो इससे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसके बाद हो जाएगा कि डायग्राम्स। बच्चों डायग्राम्स ड्रॉ करते वक्त फर्स्ट थिंग माइंड में होनी चाहिए कि पेन से कभी डायग्राम ड्रॉ करनी नहीं है, वो सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करनी है। उसके बाद उसकी जो रे डायग्राम, मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं, रे डायग्राम मतलब कौन सी भी डायग्राम हमें डायरेक्टली तो हम कहे और एग्जाम में हमने कभी ड्रॉ नहीं किया और डायरेक्ट एग्जाम में जाके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा पॉसिबल होता भी नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी रे डायग्राम की, जो कि रे डायग्राम की है। उसके बाद सर्किट डायग्राम, डिवाइस सेटअप, ये सब सारी चीजें है रे डायग्राम, सर्किट डायग्राम एंड डिवाइस सेटअप रेगुलरली। मतलब आपको इस इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस नहीं आपको लिखना चाहिए कि कैसे कैसे करना है, कितना करना है वो भी हम देखेंगे, और भी मतलब इसको और भी अच्छे से कैसे लिखते हैं। डेरिवेशन एंड डायग्राम मास्टरी, हम डेरिवेशन को कैसे मास्टर करें कि वहां क्या क्या करना चाहिए। स्टार्ट ईच डेरिवेशन बाय डिफाइनिंग ऑल वेरिएबल एंड ड्रॉइंग अ नीट डायग्राम। जैसे आप डेरिवेशन लिखते हो तो जो भी उसमें मतलब वेरिएबल्स है वो सब वेरिएबल्स आपको प्रॉपर लिखने होंगे, और उसकी जो अगर उसमें डायग्राम है तो डायग्राम आपको अच्छे से निकालनी है बच्चों, अच्छे से, क्योंकि डायग्राम से ही आपका पेपर सेटर आपको देखता है कि आपने डायग्राम कैसे निकाली है, उसको लेबलिंग कैसे दी है, और उससे ही आपका पेपर का नीटनेस पता चलता है, ठीक है। और क्लियरली शो एवरी अलजेब्रिक स्टेप्स। उसके बाद जब आप सॉल्व करते हो वन बाय वन डेरिवेशन, तो उसकी जो भी स्टेप्स है वो वहां पे मेंशन करनी चाहिए। अगर वहां पे कुछ लिख सकते हो तो आप वहां पे वो भी ऐड करना चाहिए। मतलब जितना लंबा आपका क्वेश्चन बन सकता है, मतलब आंसर बन सकता है, उतना लंबा उसको बना दीजिए, ठीक है। लंबा बना दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख के आओ, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, जितना जरूरी है उतना ही लिखो बस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियरली शो एवरी अलजेब्रिक स्टेप विदाउट स्किपिंग इंटरमीडिएट लॉजिक। मतलब कुछ अगर आपने कुछ एज्यूम किया, कुछ कहाँ से ले रहे हो टर्म्स या वेरिएबल को,
तो आपको वहां पे इंट्रोड्यूस करना होगा, क्यों ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, ये सब आपको वहां पे मेंशन करना होगा। उसके बाद, क्योंकि बच्चों बोर्ड्स का जो एग्जाम है थ्योरेटिकल एग्जाम है, मतलब वहां पे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब आप कैसे सोच सकते हो और कैसे प्रेजेंट कर सकते हो आपके आइडियाज, तो वो वहां पे शो करना होता है कि आपके फास्ट कैलकुलेशन वहां पे कोई मैटर नहीं करेगा। क्योंकि वहां पे मैंने बहुत जगह पे देखा है, मतलब बहुत ऐसे न्यूमेरिकल देखे हैं जिनका आंसर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हैं, बट वहां पे कुछ फायदा नहीं है। वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको सिर्फ अगर आप आंसर लिख के आते हो डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन एंड विदाउट समथिंग, विदाउट ये जो स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ, उसके बिना आप ये सब आप लिखते हो, तो वहां पे आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पे हाफ मार्क मिलेगा, आधा मार्क मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन आपको सब पता होने के बावजूद भी, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है कि बोर्ड्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखना है। सो डायग्राम प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इसी पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बोर्ड्स में आपको डायग्राम देते हैं, सर्किट डायग्राम बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, मतलब डायग्राम्स के लिए आपको बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम यूजिंग शार्प पेंसिल, शार्प पेंसिल, शार्पनर एंड पेंसिल लेके ही जाना है, अगर आपका पेंसिल खत्म हुआ तो शार्पनर से उसको शार्प बनाना है। तो एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जितना पेज है, पेज के 1/3 आपको डायग्राम निकालनी है, पेज के 1/3, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सप्लीमेंट्स है, आप कितने भी ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो 1/3 पेज ऑफ आपका क्या होना चाहिए, वो डायग्राम के लिए रिजर्व होना चाहिए। अगर पेज नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, नेक्स्ट पेज पे जाके अच्छे से डायग्राम करो, अच्छे से लेबलिंग करो, ताकि वो लिख मतलब देख सके कि आपने क्या लिखा है। अगर आप नहीं लिख पाओगे तो नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं कि इसी में ये पूरा समझो पेपर है, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, वहां पे क्यों आया, सपोज ये तुम्हारा पेपर है, तो इसी में डायग्राम कहीं इस कोने में निकालते हैं, इतने में डेरिवेशन लिखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन न्यू स्टार्ट करते हैं, बस खत्म। अरे भाई इसमें से क्या पढ़ूं, कुछ दिखता ही नहीं है, माइंड सेट ही नहीं होता है यहाँ पे देखने का, मुझे घूर घूर के कौन देखेगा, घूर घूर के देखने वाली चीज थोड़ी ना है ये। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, बड़ी सी मतलब इतना पेज है तो अच्छे से आप ऐसे डायग्राम बनाओ बीच में, या यहाँ पे ऐसे बीच में डायग्राम बनाओ, ये पोर्शन आपका पूरा डायग्राम का होना चाहिए। और यहाँ पे अगर जगह कुछ बचती है तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, नहीं तो टेक अ न्यू फ्रेश पेज एंड देन स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने अभी स्टेप देखा है कि जो भी आपको गिवन डेटा है वो गिवन डेटा लिखना है, न्यूमेरिकल से मिलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आता भी नहीं है तब भी आपको ये लिखना है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है वो भी आपको लिखना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आप ये 2 स्टेप लिखोगे तो आपको 1 मार्क भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको कुछ आंसर पता भी नहीं, अगर आप कैलकुलेशन भी भूल गए तो उसके बाद आपको फार्मूला याद लिखना है। जो भी फार्मूला लिखने के बाद हम उसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन हमें बस लॉग से ही करना है, अपने आप से करना नहीं है। लॉग से अगर करोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद फाइनल आंसर आपको लिखना है। फाइनल आंसर लिखते वक्त उसको क्या करना है, आंसर लिखना है विथ इसका प्रॉपर एसआई यूनिट भी लिखना है और उसको अच्छे से मार्क करना है। अगर आप अच्छे से मार्क करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर वो हाईलाइट होगा तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, मतलब मिल सकता है, मिलेगा ही यार, मिल सकता है क्या। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 4 मंथ प्रिपरेशन टाइम होता है। 4 मंथ समझ लो, अगर आपके पास 4 मंथ्स है, अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो अगस्त छोड़ दो, अगस्त तो अभी लास्ट वीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 मंथ आपके पास है। जनवरी तो आपका पूरा ये जाएगा प्रैक्टिकल्स में, भागा दौड़ी में, इधर उधर, ये सबमिशन वो सबमिशन, ये बाकी है वो बाकी है, हॉल टिकट कलेक्ट करना है, ये करना है। तब तो आपका जनवरी में तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, इसीलिए आपको प्लानिंग करनी है अप टू दिसंबर तक ही। अप टू दिसंबर तक आपकी सारी प्लानिंग हो जानी चाहिए। अगर जनवरी में कुछ बचता है, अगर टाइम मिलता है तो रिवाइज के लिए आप यूटिलाइज करो। आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, मतलब टेस्ट के लिए आपको टाइम रिजर्व करके रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में क्या करना है, लेट्स सपोज कि आप सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो फर्स्ट मंथ मैं ये स्ट्रैटेजी बहुत अर्ली स्टेज में दे रहा हूँ। और बहुत अर्ली स्टेज मतलब आप, ताकि अच्छे से माइंड से प्रिपेयर हो और अच्छे से प्लानिंग करो। इस बीच में हम आपकी बहुत सारी मदद कर सकते हैं, मतलब हम आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस देंगे चैप्टर वाइज, कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है,
कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, रिपीटेडली अगर पूछते हैं तो उसको कैसे चेंज करते हैं। एक ही क्वेश्चन होता है बट उसको अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे आने वाले कुछ वीडियोज में। मतलब हम हर एक चैप्टर के लिए एक एक वीडियो बनाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स में उसके कौन से क्वेश्चंस आए थे, कैसे कैसे पूछे थे, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, उसका डिटेल प्लान आपको देंगे चैप्टर वाइज। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और एस्ट्रो आर्यम ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको 65 मतलब 95 मार्क्स तक लेके जाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग की ये होना चाहिए, पहले तो आपका स्टेट बोर्ड का सिलेबस आपको खत्म करना है फर्स्ट मंथ में, और जो भी उसके डेफिनेशंस है, प्राइमरी डेरिवेशंस है, वो इसकी आपको अलग से नोटबुक बनानी है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सब। उसके बाद सेकेंड मंथ मतलब सितंबर गया, अभी अक्टूबर में आना है। अक्टूबर में क्या करना है कि लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है, लास्ट 5 ईयर्स के बोर्ड ने पूछे, वो चैप्टर वाइज आपको निकालना है। ये काम हम करके देंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये काम हम आपको करके देंगे। आपके चैप्टर में मतलब चैप्टर वाइज जितने भी PYQs है वो आपको देखने हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद इन वीडियोज में, और उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको वो भी हम आपको बता देंगे। तो आपको सेकंड मंथ की कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। सेकंड मंथ में बस आपको हमें फॉलो करना है, हमारे वीडियोस देखने हैं, और ये आपका काम हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। थर्ड मंथ में क्या होगा, जो कि हमें फुल लेंथ 70 मार्क्स का मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब हम ये काम कब कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हम नवंबर में, मतलब जब दिवाली होती है उस बीच में हम ये काम कर रहे हैं। वहां पे तो हमें सफिशिएंट टाइम भी होता है, क्योंकि क्लासेस को भी छुट्टियां होती है, कॉलेज को भी छुट्टियां होती है, तो हम वहां पे ये टाइम करेंगे। मतलब वहां पे 70 मार्क्स का मॉक टेस्ट हम अरेंज करेंगे। मॉक टेस्ट की जिम्मेदारी, मॉक टेस्ट भी हम ही आपको बना के देंगे, आपको बस वो सॉल्व करना है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको एस्ट्रो आरएम फिजिक्स 11th एंड 12th इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद एस्ट्रो आरएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। टेस्ट सीरीज जो है वो हम एस्ट्रो आरएम ऐप पे डालेंगे, और वो आपको हेल्प करेंगे कि आपका स्कोर अबो 95% लेके जाने में, ठीक है। और फोर्थ मंथ में विच इज दिसंबर में आपको क्या करना है कि फॉर्मूला रिव्यू करना है, प्रैक्टिस हाई डायग्राम्स, मतलब जो भी डायग्राम्स है जो भी बार बार पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं, एंड आपका जो भी बाकी काम है वो वहाँ पे आपको फोर्थ मंथ में करना है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। आंसर सीट प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन ही आपको बूस्ट करा सकता है। मतलब आंसर शीट आपकी जितनी नीट होगी उतना ही जो पेपर चेक करने वाले तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले तो सेक्शन ए विच इज MCQ है। MCQ में आपको क्या करना है, ऑप्शन का उस आंसर का अल्फाबेट, मतलब ऑप्शन में जो भी अल्फाबेट है A हो, B हो, C हो, अगर आपके पास उन्होंने ऑप्शन ए है तो वहां पे ए भी लिखना है, और उसमें ऑप्शन में क्या लिखा है वो भी लिखना है। मतलब ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो जी की वैल्यू उन्होंने दी है, जी की वैल्यू पूछा होगी, तो ऐसे हमें लिखना है अल्फाबेट विथ आंसर, तो दोनों भी लिखना है। नहीं तो बस आप आइए और ये करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको पूरा लिखना चाहिए। स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन सिलेक्शन, अभी क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे करना है, जब हम देखते हैं कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स, प्योर डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स के जो भी है फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उसको देनी है। उसके बाद वो जो डिफरेंस है ये वो सारी चीजें उसके बाद आप वो ले सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि अगर आप डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, आपका नॉलेज वहां पे ज्यादा टेस्ट किया जाता मतलब होता है। तो आपको फर्स्टली तो वो सॉल्व करने चाहिए, और उसके बाद डिफरेंसेस है, डेफिनेशन तो अलग से, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन ए एंड सेक्शन बी तक ही पूछे जाते हैं, बट सेक्शन सी एंड डी में ज्यादातर आपको डेरिवेशन से और न्यूमेरिकल से, तो वो आपको कवर करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, ये इसको ज्यादा आप फोकस कीजिए। उसके बाद अंडरलाइन की टर्म्स, जो भी आपके इस डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल्स हो, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है तो उसको, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला है तो उसको बॉक्स बनाओ, और अगर डेरिवेशन है तो उसमें जो भी की टर्म्स है, कीवर्ड्स है, जो भी है इंपॉर्टेंट, तो उसको अंडरलाइन करो, और फाइनल आंसर को क्या करना है आपको अच्छे से बॉक्स करना है, और उसकी यूनिट्स भी अच्छे से लिखनी है, और उसको हाईलाइट हो जाए आपका आंसर उस तरीके से आपको लिखना है।
उसके बाद जो फर्स्ट एंड मतलब उतना ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है, वो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसा करना चाहिए, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको सब कुछ आता भी हो और अगर आपको सपोज कि आपको सेक्शन सी बहुत अभी इजी जाने वाला है, तो आप उस सेक्शन सी के आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पे कितने सॉल्व करने होते? 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते आउट ऑफ 12। तो ऐसा नहीं कि आपको 10 आते हैं तो आप चलो लिखते जाओ 10 क्वेश्चन ही, और कितना भी लिखना है, जितना ही टाइम अलॉट करना नहीं है, कितना भी किसी सेक्शन को ज्यादा टाइम देना नहीं है। अगर आप किसी एक सेक्शन को ज्यादा टाइम दोगे तो दूसरा बाकी वाला सेक्शन जो है वो बच जाएगा, तो वहां पे आप कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करो कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। शायद आपको आता नहीं हो, नहीं आता है तो भी अटेम्प्ट करना है, कुछ तो भी लिख के आना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सेक्शन ए के लिए आपके पास होने चाहिए 25 मिनट्स। 25 मिनट्स से ज्यादा आपको सेक्शन ए के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है, और देना भी नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन 18 मार्क्स के लिए और शॉर्ट आंसर के लिए, दैट इज एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट आंसर्स है। उसमें क्या है कि आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लिखना है। तो उसके लिए ये 25 मिनट्स भी ज्यादा है, मतलब ये 20 मिनट तक आप इसको खत्म कर सकते हो। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन को मार्क्स 2 है, वहां पे 8 क्वेश्चन है। तो इस 8 क्वेश्चन के लिए आपके पास 45 मिनट्स होने चाहिए। तो ये हो गए आपकी। उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी को ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा वेटेज आपको उसी सेक्शन को है, वहां पे 60 मिनट्स मतलब लगभग 1 घंटा आपको उसको देना है। और सेक्शन सी जो सेक्शन डी जो है उसको आपको 40 से लेके 45 मिनट्स तक देने हैं। सो ये आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और बाकी के जो बचने वाले हैं, जो 10 मिनट 5 मिनट जो बचेंगे, वो आपको रिजल्ट करने ही चाहिए। उसके लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 10 मिनट आपको एनालाइज करके, मतलब क्या क्या आपने लिखा है, क्या क्या आपको, मतलब क्या अगर गलत किया है तो उसको सही कर सकते हो, कुछ अगर मतलब कुछ याद नहीं आया तो आप वहां पे लिख सकते हो। तो ये 10 मिनट या 15, 10 मिनट 5 मिनट कुछ भी हो, 15 मिनट जो भी टाइम है, बट आपको रिजल्ट करना चाहिए। वहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं लिखने चाहिए, वो टाइम बस आपके रिव्यू के लिए होना चाहिए। सो 10 मिनट ये आपको एटलीस्ट 10 मिनट ये आपके लिए रखना ही पड़ेगा। ये पेन नहीं काम कर रही है, कभी कभी 10 मिनट आपको वहां पे रखना ही चाहिए, ठीक है। रिजल्ट फॉर फाइनल रिव्यू, ये हो गया हमारा कंप्लीट रोड मैप टू अचीव 95%, 95 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स बोर्ड, ठीक है। सो आप एस्ट्रो आर्यम को सब्सक्राइब करो, एस्ट्रो आर्यम फिजिक्स 11th एंड 12th इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डाउनलोड एस्ट्रो आर्यम आप। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स है वो भी वहां पे मिलेगा, बहुत सारा फ्री मटेरियल वहां पे आपको मिलेगा, और फ्री टेस्ट भी वहां पे होंगे। सो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो आर्यम फिजिक्स 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल को, एंड डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो आर्यम ऐप, वहां पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में। अभी हम वहां पे हर एक चैप्टर के एक एक वीडियोज लेके आएंगे, उसमें आपको पीवाईक्यूज कैसे पूछते हैं, मतलब जो भी प्रीवाइस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज होगा कैसे पूछते हैं, और 2027 में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो हम आपको देने के मतलब दे देंगे। तो आप स्टे ट्यून्ड विद एस्ट्रो आर्यन एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।